तो वेलकम ताहिर। जैसे अपने फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया दैट यू हैव एग्रीड टू इंटरव्यू ऑन माय चैनल। एंड द आइडिया इज़ कि जो भी इंडिया, पाकिस्तान या एशिया से स्टूडेंट्स आते हैं उनको हम जी पूरा प्रोसेस बताएं कि इटली में एप्लीकेशन आपको क्यों डालनी चाहिए, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। तो मेन मकसद है आपसे ये समझना कि आपने पाकिस्तान में किस तरह से यूनिवर्सिटी को चूज़ किया इटली के लिए, और वहाँ पर पहुँच के आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। जी जी बिल्कुल, मैं ये सब कुछ आपको बता रहा हूँ। आप स्टार्ट करें, मैं इंशाल्लाह। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है कि यार मुझे इटली में आए हुए तकरीबन 2 मंथ हो गए हैं। मैं फेब 2011 को यहाँ लैंड हुआ था फेमिचिनो एयरपोर्ट पे। हम्म। अ, उसके बाद तकरीबन पहला डे तो मेरा वाकई फैंटास्टिक था, क्योंकि फर्स्ट डे यूरोप के मज़े तो बस इंसान सोच के जैसा आता है, फर्स्ट डे तो वैसे ही देखा तकरीबन। अच्छा। उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा आते हुए रियलाइज हुआ कि यार यहाँ बहुत डिफरेंट है। जैसे कि हमें कहा जाता है कि यूरोप 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 है बिल्कुल। हम अगर आप मॉडर्न यूरोप को देखना चाहते हो ना, तो आप यहाँ इटली में आपको मॉडर्न यूरोप नहीं नजर आएगा। हम्म। स्पेशली रोम का एरिया जहाँ मैं रह रहा हूँ इस वक्त, टोटल जो रोम है इसमें इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए। और अगर आप यहाँ मतलब किसी को यहाँ सबसे पहले बंदा अप्लाई क्यों करता है, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये होता है ना हाँ जी। कि यहाँ बंदे को अप्लाई करना चाहिए, क्यों करता है और क्यों करना चाहिए। हम्म। एक्सेप्ट इटली, कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो आपको इजीली स्कॉलरशिप दे सके हम्म। पूरे यूरोप में, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो स्टूडेंट अफोर्डेबल नहीं है, मतलब कि वो अपनी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके इटली इज द बेस्ट ऑप्शन। हम्म। क्योंकि इसमें आपको दो तरह की फैसिलिटीज हैं। एक तो आपको मंथली स्टाइपेंड मिल रहा है जो ईयरली करके देते हैं, ये मगर होता है मंथली का हिसाब ही हो जाता है तकरीबन, अच्छा। ठीक है। तो मंथली का उसके लिए मतलब जो एडिशनल 5,000 जो भी देते हैं वो डिवाइडेड बाय 12 ऐसा। डिवाइड डिवाइड बाय 12 कर लो आप, ओके। ठीक हो गया। तो आपको तकरीबन ये 400 पर मंथ पड़ जाता है तकरीबन, ये हम्म। 400। क्योंकि अगर आप यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन ले लेते हो तो उसमें कुछ आपको 1000 यूरो या 1200 यूरो कट करके देते हैं, जो 5000 कह के वो आपको 4000 देते हैं, जिसमें से 1000 यूरो वो आपका ले लेते हैं अकोमोडेशन का, जो यूनिवर्सिटी में आप अवेल कर रहे होते हो, हम्म। ठीक है। तो लाइक 400 यूरो पर मंथ ये आपको दे रहे हैं। हम्म। इससे ये होता है कि अगर आपके पास, जैसे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं आया हूँ न्यूली, ठीक है, मुझे बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना होता, जैसे कि ये पेंडेमिक सिचुएशन, अगर मेरे पास स्कॉलरशिप ना होता तो, हम्म। ठीक है। मेरे पास स्कॉलरशिप है कि मैं खुद को स्टैब्लिश कर सकता हूँ फिलहाल, कि विदाउट एनी जॉब, विदाउट एनी किसी पीछे अपनी फैमिली की हेल्प लिए बगैर मैं खुद को यहाँ सेटल कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास स्कॉलरशिप एक अपॉर्चुनिटी है। हम्म। इस वजह से अगर कोई स्टूडेंट जो अफोर्डेबल नहीं है, किसी कंट्री में अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए इटली इज द बेस्ट ऑप्शन। और यहाँ आपको इजीली स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, और इजीली आपको एजुकेशन भी, यहाँ एजुकेशन सिस्टम भी इनका अच्छा है, और इजीली आप यहाँ के स्कॉलरशिप भी अफोर्ड कर सकते हो, अवेल कर सकते हो, हम्म। एडमिशन भी ले सकते हैं यूनिवर्सिटीज। और यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग में अगर जाएं तो मैं टॉप वर्ड तो नहीं कहूंगा, बट टॉप यूरोपियन जो यूनिवर्सिटीज हैं वो इटली में मौजूद हैं अभी भी। हम्म। जिस यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ है वो वर्ल्ड रैंकिंग में 50 टू 60 अंडर आती है, और यूरोपियन रैंकिंग में ये आती है 30। हम्म। तो काफ़ी अच्छा है, मतलब तो यूनिवर्सिटी सिस्टम काफ़ी अच्छा है। हम। यूनिवर्सिटी सिस्टम, एजुकेशन लेवल इनका बड़ा जबरदस्त है। मगर अभी मैं सजेस्ट करूंगा जो भी स्टूडेंट्स इस दौरान पेंडेमिक सिचुएशन के दौरान कर रहे हैं, अगर तो देखो कोई स्टूडेंट सिर्फ यूरोप में एंट्री के लिए कर रहा है तो ठीक है वो करें, ठीक है, और उनको इजीली वो इंटर हो सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट आना चाहता है फॉर हिज कैरियर, लाइक वो अपना एक्सपीरियंस लेना चाहता है, प्रोफेशनल लाइफ को बेटर बनाने के लिए आ रहा है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि वो कोरोना के बाद ही अप्लाई करें। क्योंकि अभी कोरोना में जो हालात चल रहे हैं, देखिए सब कुछ है ऑनलाइन। हम्म। ऑनलाइन में आपका भी एक्सपीरियंस रहा होगा कि जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं एफएससी में, या 12th स्टैंडर्ड या 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, उनको ये पता होगा कि ऑनलाइन में कुछ समझ नहीं आती बच्चे को। हम्म। तो वैसे भी जब कोई प्रोफेशनल आगे यूनिवर्सिटी लेवल आ जाए तो उसमें तो सब कुछ टोटल होता ही प्रोफेशनल है, एक्सपीरियंस चाहिए होता है, प्रैक्टिकल वर्क चाहिए होता है। तो हम्म। प्रैक्टिकल वर्क आपको इन पर्सन तो हो सकता है, ऑनलाइन नहीं हो सकता। अब हम्म। जैसे कि मेरा सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया, मेरा सेकंड सेमेस्टर के 2 मंथ हो चुके हुए हैं,
बट आई डोंट थिंक सो कि मुझे कुछ भी मतलब समझ आ रहा है इनका कि हमें आगे लाइफ मतलब जब हम जॉब करेंगे जॉब में हमें क्या, क्योंकि स्टडी और जॉब फील्ड ये डिफरेंट होती है बिल्कुल। हाँ। बट जो हमारा एजुकेशन होता है ना वो हमें लेके चलता होता है कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ। तो हम्म। ये मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर तो कोई स्टूडेंट चाहता है अपना बेस्ट कैरियर बनाने के लिए उसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले, वो चाहता है वो समझे कि हम यहाँ क्या स्टडी करके आगे हमने उसको कैसे अपना नॉलेज को एफर्ट को आगे हमने अप्लाई करने हैं, ठीक है। तो इसलिए उन्हें चाहिए कि वो अभी कोरोना के बाद अप्लाई करें। मगर जो स्टूडेंट वैसे ही आना चाहते हैं लाइक, क्योंकि कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है कि यार मैं आऊँ बस यूरोप में एंट्री हो जाए, उसके बाद ये बड़ा इजी होता है। लोग क्योंकि जो कंसल्टेंट होते हैं बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाते होते हैं। कंसल्टेंट का काम ही ख्वाब दिखाना है, नहीं? बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि जब मैं शुरू में अप्लाई करने वाला था ना तो मैंने भी कंसल्टेंट हायर किया था, तो मुझे अच्छा। भी बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए थे। मगर बाद में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारा प्रोसेस फिर अपना खुद किया और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट वीजा विदाउट एनी कंसल्टेंट। हाँ हाँ हाँ। बड़ा ये मैं सुनने में इस दफा आया था कि वीजा रेशो अच्छी नहीं है इटली की, नहीं है अच्छी, ये सब ऐसे ना लोगों को डराने वाली बात होती है। वीजा रेशो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है भैया। ये हाँ। लाजमी नहीं कि देखें अब एक स्टूडेंट है, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, मेरी और मेरा एक स्टूडेंट है उसकी फाइल दोनों की सेम थी, हम्म। ठीक है। हमारी फाइल में सिर्फ एक चीज का फर्क था, उसकी जो अकोमोडेशन थी ना वो 3200 यूरोज की थी। अच्छा। एक उसने जो अकोमोडेशन और करवानी होती है, फ्लाइट बुकिंग रिजर्वेशन जो करवानी होती है, तो उससे ने सिर्फ यही पूछा कि अगर आप 3200 यूरोज अफोर्ड कर रहे हैं अपनी एक अकोमोडेशन के लिए तो आपको स्कॉलरशिप की क्या जरूरत है, तो आप इटली जाना ही क्यों चाहते हैं। इस पेज पे उसने उसे रिजेक्ट कर दिया कि यार देखो एक बंदा, उसको इतनी सेंस ही नहीं है, एक स्टूडेंट जा रहा है वो 3200 यूरोज स्पेंड कर रहा है, क्या इसके पास इतना कुछ है कि वो 3200 यूरो स्पेंड कर सके। मतलब आपकी अपनी खामियां होती हैं जिनकी वजह से वीजा रिजेक्ट होता है, मगर कहना क्या कह क्या देते हैं जी मेरे तो कुछ नहीं था, मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया, इंटरव्यू हो गया, तो कुछ नहीं होता, ये आप पे डिपेंड करता है। हाँ। पर ताहिर, जैसे आपने एक स्टेप अगर इसमें पीछे जाएं तो आपने इटली चूज़ किया, 5000 यूरो कोई बहुत बड़ी अमाउंट इंडिया के लिए या पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए तो नहीं है। मतलब 5000 यूरो साल का कितना, 5 लाख रुपया हुआ इंडिया में। तो जैसे कोई मिडिल क्लास फैमिली में है तो यहाँ पर लोन मिलते हैं, पाकिस्तान में भी लोन मिलते हैं, तो प्रेफरेंस क्या, जैसे बड़ा देश है जर्मनी, इकोनॉमी बेटर है, इफ़ यू विल गो बैक लेट्स से इन टाइम मे बी 6 months 1 year, वुड यू ऑल्सो थिंक अबाउट कि यार जर्मनी को कंसीडर किया जाए या फ्रांस को कंसीडर किया जाए? तो आपने वो डिसीजन कैसे लिया कि भाई इटली जाना है, जर्मनी नहीं जाना? यार देखिए मैं आपको पहले यही कह रहा हूँ ना, क्योंकि जो सिचुएशन इस वक्त चल रही थी जॉब के लिहाज से, तो मैंने इटली को सिलेक्ट इस वजह से किया है कि हमारे पास स्कॉलरशिप है एक, हम अवेल कर सकते हैं, उसके बाद अगर हम पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं ना तो करेंगे, वरना नहीं, हम अपनी एजुकेशन पे टोटल फोकस करेंगे। इस वजह से मैंने इटली को सिलेक्ट किया। अगर हाँ ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एक्सेप्ट इटली, यूरोप में आप बेल्जियम चले जाएं, ठीक है ना, ऑस्ट्रिया चले जाएं, जर्मनी चले जाएं, फ्रांस चले जाएं, डेनमार्क चले जाएं, that is the good option, and Germany and Belgium, that two are the best option for a student, अगर वो खुद कुछ करना चाहता है, तो अगर वो खुद सेल्फ स्टडी करना चाहता है, लाइक सेल्फ एक्सपेंस होने चाहिए, उसके टोटल जो एक्सपेंस होंगे वो खुद होंगे। क्योंकि बेल्जियम में भी अगर आप देखें तो कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें एजुकेशन फ्री है, और जर्मनी में तो वैसे ही एजुकेशन फ्री है। उसमें तो किसी भी यूनिवर्सिटी में जब आप अप्लाई करेंगे एजुकेशन टोटल फ्री है। तो बेल्जियम का क्या सीन है? मतलब बेल्जियम, जी जी बेल्जियम में भी है कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी एजुकेशन फ्री है, बट ऑल ओवर द बेल्जियम सारी यूनिवर्सिटीज वो नहीं है जिनमें एजुकेशन फ्री है। कुछ सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी लिस्ट मेरे पास है पड़ी, अगर कोई स्टूडेंट चाहेगा तो इंशाल्लाह मैं प्रोवाइड कर दूंगा। नहीं वो बहुत ही अच्छा होगा और मैं डाल सकता हूँ ऑनलाइन। बाकी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है बेल्जियम के बारे में, बहुत सारे डच, बिकॉज नीदरलैंड्स और बेल्जियम दोनों साथ में है ना देश, तो नीदरलैंड्स में क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे डच जो लोकल लोग हैं वो भी, आपकी बात सही है, वो बेल्जियम आते हैं पढ़ने के लिए। तो सिर्फ एशियन स्टूडेंट्स, इंडियन। बेल्जियम में दो चीजें आपके पास बेस्ट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें, आपका कोई भी कंट्री होता है ना जिनकी इकोनॉमी अच्छी होती है उनमें लिविंग एक्सपेंस भी अच्छे होते हैं, मतलब ज्यादा होते हैं। अब जैसे कि मैं कंपेयर करूंगा इटली को और बेल्जियम को, अगर मैं इटली में हूँ तो मेरा जो मंथली एक्सपेंस है ना वो तकरीबन 300 to 320 तक चला जाता है यूरोस का। आप इंश्योरेंस को भी इंक्लूड करते हो इसमें या इंश्योरेंस अलग है?
नहीं, इंश्योरेंस नहीं होती हमारी, अच्छा। स्टूडेंट की कोई इंश्योरेंस, इटली में इंश्योरेंस का कोई चक्कर नहीं है, हम्म। ऑन स्टूडेंट वीजा। ओके। मगर जब आप बेल्जियम में जाते हो तो यही आपका एक्सपेंस तकरीबन 500 टू 450 टू 500 तक जाता है हम्म। पर मंथ। उसकी क्या वजह है, वो आपको वेज रेट अच्छा मिल जाता है। इटली में अगर आप आएंगे ना, आपको वेज रेट मिलेगा 5 यूरो, 6 यूरो, मैक्स 7 यूरो, इससे ऊपर आपको वेज रेट नहीं मिलेगा। ठीक है, एक इटालियन के पास, और जो कुछ है जो दे देते हैं आपको 9 यूरो से 10 यूरो बस। ठीक है, ये है एक लीगल बंदे के लिए। ठीक है, और इलीगल के लिए तो आपको पता ही है कि बस 2 यूरो, 2.5 यूरो, 2 यूरो, 2.5 यूरो, इससे ऊपर नहीं जाता। हाँ। ठीक है। सेकेंडली, अगर आप बेल्जियम की बात करते हैं तो बेल्जियम में आपको इजीली लीगली तौर पर आपको 12 से 13 यूरो आराम से मिल जाते हैं। ठीक है, और अगर आप अच्छी जॉब पे जाते हैं, जैसे डिलीवरी जॉब्स वहाँ हैं, वहाँ अगर कुछ कंपनीज, क्योंकि मैंने इतना ज्यादा सर्च नहीं किया, बट मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुझे बता रहे थे कि अगर डिलीवरी जॉब्स पे आप जाते हैं तो 15 टू 16 यूरोज भी हैं जो स्टूडेंट्स वहाँ ले रहे हैं। बेल्जियम में ये आपके पास फैसिलिटी, और वहाँ जॉब रेशो इटली की निस्बत बेल्जियम में बहुत ज्यादा है। जैसे कि आप कहते हैं ना कि जर्मनी में अगर आप चला जाता है तो एक बंदे को 100% श्योरिटी होती है कि पार्ट टाइम जॉब मिल ही जाती है। वैसे ही बेल्जियम में है कि आपको पार्ट टाइम जॉब मिल ही जाती है। इस वजह से तो, और इटली में स्पेशली जो ज्यादातर पार्ट टाइम जॉब्स मिलती हैं वो रेस्टोरेंट्स की मिलती हैं, क्योंकि इटली में जो टूरिस्ट बहुत आते हैं, टूरिस्ट गाइड की जॉब भी मिल जाती हैं और रेस्टोरेंट्स की ज्यादा मिलती हैं। अभी टूरिज्म है नहीं तो वो भी, क्योंकि इंडस्ट्री एरिया है। जी जी, हाँ नहीं बताएं। बेल्जियम में चूंकि बेल्जियम बहुत बड़ा इंडस्ट्री एरिया है, तो इस वजह से आपको वहाँ कोई भी जॉब मिल सकती है। ये थोड़ा सा था इसका बेल्जियम का और इटली का कंपैरिजन। तो इटली में मोस्टली टूरिज्म जॉब्स है। जैसे आपने अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है तो आपके लिए आगे ये इम्पोर्टेंट है ना कि भाई इंजीनियरिंग की बड़ी कंपनियां वहाँ पर इटली में हैं या नहीं है, राइट? इंजीनियरिंग की बड़ी कंपनियां तो मैं नहीं कह सकता, बट ये मैं कह सकता हूँ कुछ हैं, क्योंकि इटली में जो इंडस्ट्री एरिया है ना वो तकरीबन क्लोज हो चुका हुआ है। इंडस्ट्री इनका जो सेक्टर था वो किसी हद तक क्लोज हो चुका हुआ। इस वजह से इटली में आपको एक अच्छी जॉब मिलना एक इंजीनियरिंग के लिए, और सबसे बड़ा बैरियर यहाँ आता है लैंग्वेज का। इटालियन लोग ना इंग्लिश को जानते हैं, इंग्लिश है क्या। तो इस वजह से अगर आपको सर्वाइवल भी करना है ना छोटी जॉब के लिए और जॉब के लिए भी, तो आपको इटालियन आनी चाहिए। कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए कि वो बंदा आगे क्या कह रहा है और आप उसको आंसर क्या करें। तो मतलब B1 या B2 क्या लेवल आप बताओगे स्टूडेंट्स को? यार इसके बारे में तो वैसे मैं फ्रैंकली कहूँ तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं न्यूली आया हूँ, तो अभी मुझे सिर्फ इतना पता कि इटालियन आनी चाहिए। इटालियन का मुझे लेवल्स का ही नहीं पता। अच्छा। हाँ जी। तो अभी फिर आपका प्लान कैसे, आपने बिगिनर होने चाहिए तकरीबन, कम से कम बिगिनर तो होने चाहिए ना। बिगिनर तो होना चाहिए, बिल्कुल। तो अभी आपका जैसे प्लान यूजुअली स्टूडेंट्स का क्या रहता है? इटली में पढ़ाई करी, उसके बाद में फिर वो जर्मनी, नेदरलैंड्स यहाँ पर नौकरी देखते हैं? बिल्कुल। अच्छा। ऐसे बिल्कुल मूव करने की सोचते हैं। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मूव करने की सोचते हैं। तो इटली में अक्सर वो स्टूडेंट आता है जिसने यहाँ आके स्टडी करके वापस जाना हो, एजुकेशन अपनी कंप्लीट करें और किसी और कंट्री में मूव करना हो। अच्छा, और ऐसे भी आपने केसेस सुने हैं कि जो वापस आए हों इंडिया, पाकिस्तान, इधर? नहीं, वापस कोई नहीं आता भाई। देखे ना, जो यूरोप में आ गया वो वापस आने का सोचता ही नहीं। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि भाई स्टूडेंट्स को डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत है अभी पेंडेमिक में, ये टेम्परेरी है सिचुएशन तो। बिल्कुल बिल्कुल वही ना। देखिए, एक और बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर कोई बंदा यूरोप में सेट होना चाहता है ना इजीली, जो चाहता है कि मुझे किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस का सामना ना करना पड़े, तो वो इटली आ जाए। अच्छा, वो किस सेंस में, आप मतलब क्या लॉजिक है उसका? वो सेंस में देखें, एक तो इटली में जो टैक्सेस हैं वो बहुत कम है, ना होने के बराबर है। ठीक है। सेकेंडली, इटली में ये सीन है कि अगर आप वैसे वो पूरे यूरोप में है, मगर इटली में ये चीज है, आपको यहाँ की गवर्नमेंट तंग नहीं करेगी, यहाँ का पुलिस तंग नहीं करेगा, आपको कोई कुछ नहीं कहेंगे। लाइक अगर आप पकड़े भी जाते हैं ना इलीगल काम करते हुए, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करेंगे, मगर जो आपका वो होगा ना जिसने आपको हायर किया होगा उसको फाइन करेंगे। और इटली में आपको डिपोर्ट कभी नहीं करेंगे। इटालियन लोग आपको डिपोर्ट नहीं करेंगे, आपको वापस कंट्री नहीं भेजेंगे, आपके ऊपर कोई केस नहीं बनाएंगे, इस तरह का कोई चक्कर नहीं। अच्छा, जर्मनी में तो काफ़ी सख्त है, पर ये इतना इटली में इतना लीनियंट, इतना आसान क्यों है? इसकी वजह सिर्फ ये है क्योंकि इनकी जो अभी इकोनॉमिक कंडीशन है वो इतनी गुड नहीं है कि ये इतनी रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर सकें, या इनके जो बाहर के आने वाले लोग हैं रिस्ट्रिक्शन को बर्दाश्त कर सकें। अच्छा। मैंने कई लोगों से मिला था वहाँ पर, मैं भी रोम में कई बार जाता था,
साल में जी। 1-2 बार ऑफिस के काम से। तो बहुत सारे बांग्लादेशी लोग भी आए हैं वहाँ पर इलीगली, तो यहाँ करीब लोग। रोम में तो भाईजान सारे हैं ही बांग्लादेशी तकरीबन। मैं कहता हूँ कि रोम अगर मैं एक बात करूँ तो ये हाफ बांग्लादेश है। हाँ, तो इलीगल वाले में बहुत हैं, वो लोग 10-10, 15-15 लाख रुपए दे करके आए हुए हैं वहाँ पर, नहीं? बिल्कुल ऐसे ही है ये, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना। देखें, वो इलीगल आके रह रहे हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। सिंपल उन्होंने क्या करना होता है, जब इमिग्रेशन खुलेगी, ओपन होगी, तो आपने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर देना। अगर हाँ। नसीब में होगी इमिग्रेशन मिल जाएगी, वरना फिर दोबारा। ये सीन होता है हाँ। इनका। पर जैसे आपके जैसे जो अच्छे पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो फिर ये स्कॉलरशिप रूट बेस्ट है कि भाई एक बार इटली बेस्ट है तो देखें, हम्म। इटली अगर इंटर होना है ना, मैं यही आपको बताने की बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो सेकंड स्टैंडर्ड के बाद या बैचलर्स करके ना कोशिश करते हैं कि हम इलीगली यूरोप में इंटर हों। ठीक है, तो उनको इलीगली यूरोप में इंटर होने की जरूरत ही नहीं है। उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है कि वो एजुकेशन अपनी कंसंट्रेट करें, अपनी एजुकेशन पे कंसंट्रेट करके ऑन स्टडी वीजा पे आप यहाँ आए। एक दफा आप इंटर हो गए ना, उसके बाद आपको खुद सब कुछ समझ आ जाता है कि आपने क्या लाइन लेनी है। बट इसमें ताहिर रीज़न क्या है कि इटालियन गवर्नमेंट 5,000 यूरो दे क्यों रही है? और आई हैव हर्ड कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिल रहा है, ऐसा नहीं कि मतलब दे आर। ये देखिए, ये रीजनल स्कॉलरशिप है इनका। ऐसे समझ लें कि यूनिवर्सिटीज का इनमें कोई चक्कर नहीं थी, ये गवर्नमेंट देती है। ये जो रीजन होता है ना, उस रीजन को इन्होंने ना अपनी एजुकेशन को बहुत ज्यादा वर्स्ट फील्ड बना दिया हुआ है। तो ये कोशिश करते हैं कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स आए। और देखिए यार, मैं जहाँ तक समझता हूँ ना, कि जो भी कंट्री स्कॉलरशिप देता है ना, उनको वर्ल्ड बैंक की तरफ से तो एक वो मिलता ही है, बेनिफिट मिलता है। ठीक है, उनके ऊपर से फीस माफ होते हैं, और भी काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा। तो अब वो कहते हैं ना कि हर कंट्री के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस। मुझे इस चीज का तो नाउ हाउ नहीं है कि ये क्यों ऐसा करते हैं, बट ये चीज है कि पूरी दुनिया में नहीं, मैं पूरी दुनिया की बात तो नहीं कर रहा, वैसे यूरोप में अगर हम बात करें तो यूरोप में सिर्फ इटली ही है जो आपको इजीली स्कॉलरशिप दे रहे हैं। देखिए, स्कॉलरशिप आपको ऑस्ट्रिया भी देता है, स्कॉलरशिप आपको जर्मनी भी देता है, फिनलैंड भी देता है, स्वीडन भी देता है, डेनमार्क देता है, फ्रांस देता है। स्कॉलरशिप आपको मिलते हैं, मगर वो इतना इजी नहीं है जितना कि आप इटली में अवेल कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। और इसमें उनके स्कॉलरशिप है भी ज्यादा। इटली का स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप अगर आप बात करें तो 400 यूरोज पर मंथ है, उनके हैं 1200 यूरोज, 900 यूरोज, 800 यूरोज है। हम्म। तो मगर वो अवेल करना इतना इजी नहीं होता। उसके लिए आपको हाई सीजीपीए चाहिए, उसके बाद आइट्स चाहिए। और मैंने अभी कुछ देर पहले शायद आपने मुझसे बात की थी कि आइट्स को खत्म कर दिया है। कुछ कुछ जगह पर, हर जगह पर नहीं। नहीं, ये आप किसी ने भी जो न्यूज दी है वो गलत दी है, क्योंकि अगर आप एम्बेसीज की वेबसाइट सर्च करें ना, उस पे आपको क्लियरली मेंशन मिलेगा कि आइट्स मैंडेटरी है। हाँ हाँ हाँ। जैसे जर्मनी में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको एक्सेप्शन देती हैं कि देखें, इटली में, पूरे यूरोप में, मैं पूरी यूरोप की बात करूंगा एक्सेप्ट नॉर्वे में जो यूनिवर्सिटीज हैं वो भी आइट्स की रिक्वायरमेंट करती हैं। मगर पूरे यूरोप में किसी भी कंट्री में चले जाए ना, तो वो आपको यूनिवर्सिटीज नहीं मांगती आइट्स, आपसे एम्बेसी मांगती। हाँ। मेरा जो एडमिशन हुआ था वो विदाउट आइट्स हुआ था, बट जो मेरा वीजा लगा है वो ऑन आइट्स लगा है। ओके। काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जी। बट जैसे ताहिर एक नेचुरलाइजेशन का पॉइंट आता है, तो मैं बहुत लोगों को ये कहता हूँ कि यार नौकरी भी बढ़िया है सब कुछ, पर फाइनली अगर मान लो सिटीजनशिप लेनी है, पासपोर्ट लेना है यूरोपियन, तो उस हिसाब से भी सोचो। तो जैसे जर्मनी में मुझे मिला 8 साल में, और नीदरलैंड्स में मिलता है 5 साल में। तो कई कई अलग अलग देश जो है उनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो इटली में कैसा क्या सीन है? 10 साल में 10 साल में। अच्छा, तो इटली में थोड़ा लंबा है हम। इटली में लंबा है। तो उस सेंस आप विलिंग होते हो, आप 10 साल जब आपके पास सजोर होती, अनलिमिटेड सजोर मिल जाती है ना, उसके बाद आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, और पीआर का क्या सीन है इटली में? इटली में यही पीआर का सीन यही है कि आपको यहाँ सजोर का चक्कर होता है, एक मतलब लाइक इनका हम कह सकते हैं कि टेम्पोरेरी रेजिडेंसी कार्ड होता है। अब जैसे मैं आया हूँ तो मुझे पहले 1 साल का मिलेगा, फिर भी 1 साल का मिलेगा, उसके बाद शायद जो मेरा वर्क परमिट है 1.5 ईयर उसका मिलेगा। उसके बाद कुछ मैंने सुना है कि 3 साल का, और कुछ मैंने सुना है कि वो 5 साल का देते हैं, जितना आपके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो जब एक दफा आपको 5 साल का टीआर मिल गया, तो उसके बाद आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है, पर काफ़ी ट्रांसपेरेंट है जैसे दूसरे देशों में। स्टूडेंट के लिए ट्रांसपेरेंट, क्योंकि जो इलीगल आए हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
जो लीगली आ रहे हैं, चाहे वो वर्क वीजे पे आ रहे हैं या फिर स्टूडेंट वीजे पे आ रहे हैं, तो उनके लिए ट्रांसपेरेंट और बहुत ईजी। और रोम में क्योंकि बहुत बड़ा शहर है, सोशल लाइफ कैसी लगी आपको? आप इनकी अभी देखें लॉकडाउन है, अच्छा। जब मैं आया था हम्म। तो भी हालात कुछ अच्छे नहीं थे। अभी भी, अब तो वैसे ही हालात बहुत ज़्यादा बेगुजरे हो गए हैं। अब तो इसे रेड जोन कर दिया हुआ है। तो रेड जोन में आपको पता है सिर्फ सब्जी की दुकानें या जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं वही खुले हैं, बाकी सब कुछ बंद है। हम्म। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी क्लास में इंडियंस हैं, मेरा काफ़ी इंडियंस के साथ रब्ता भी है। अच्छा। तो क्योंकि मेरी अपनी क्लास में 3 इंडियंस हैं। ओके। और मेरा तो उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त, क्योंकि एक क्लास में होने के नाते तो मैं तो इन टच रहता हूँ। कल भी मेरी बात हो रही थी उनसे, तो लाइक बहुत अच्छा है। अगर आप लोगों में से कोई यहाँ आना चाहते हैं तो मुझसे किसी भी किस्म की कोई हेल्प लेना चाहता है तो आई विल बी देयर। आप नहीं। उनको मेरा नंबर भी दे सकते हैं। तो मैं डेफिनेटली। इंशाल्लाह जितना मुझसे हो सका मैं उनकी हेल्प करूँगा। नहीं, डेफिनेटली, रियली अप्रिशिएट दैट। तो अभी आपका जैसे एडमिशन हुआ ताहिर, उसमें आपने मोटिवेशन लेटर जो LOR SOP वगैरह उसके बारे में कुछ बताएंगे कि किस तरह, कितने डिफ़िकल्ट थे वो? और थोड़ा सा, ये तो एक चीज़, और कुछ दूसरा वीज़ा प्रोसेस, वीज़ा प्रोसेस क्या कैसा रहा? जी जी, हम्म। देखिए डिफिकल्ट कुछ नहीं होता। सिंपल आपने ना कोई ऐसा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट देना होता है जिसमें आपको यूनिवर्सिटी मजबूर हो जाए कि उन्होंने एडमिशन देना है। हम्म। ठीक है, आप देखें ना कंपटीशन कितना है। अगर आप एक इंडिया में ही अप्लाई कर रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी में, ठीक है, तो कितना कंपटीशन होगा। आपके पास तकरीबन लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स होंगे। लाइक मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, ठीक है, मैंने बैचलर्स किया है यूटी लाहौर से। अच्छा। तो अब इलेक्ट्रिकल की फील्ड में जिस ईयर में मैं निकला हूँ, तो उस साल मैं समझता हूँ तकरीबन और नहीं तो 5 से 7 हज़ार स्टूडेंट्स तो निकला होगा ना इलेक्ट्रिकल का। ठीक है, वैसे इंडिया पाकिस्तान से तो बहुत बड़ा है। और आप ये भी जानते हैं यूनिवर्सिटीज के हिसाब से, अगर हर चीज के हिसाब से देखें तो इंडिया के स्टूडेंट्स पाकिस्तान के बहुत ज्यादा होंगे। अगर यहाँ 5,000 निकले तो वहाँ 15,000 होंगे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ, नहीं, डेफिनेटली। उन 15,000 स्टूडेंट्स को आपने कम्पीट करना है, तो लाजमी है ना आप में कोई ऐसी स्किल होनी चाहिए जो आपको यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी आपको क्यों देगी यार 5,000 यूरो या एडमिशन क्यों देगी? ठीक है, उनको कुछ ऐसा तो चाहिए ना आप में जो कि उनको अट्रैक्ट कर सके आपकी तरफ। तो खुद से कोई ऐसा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट अपना डालें कि यूनिवर्सिटी मजबूर हो जाए कि यार मैंने इसको एडमिशन देना। और वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या हो सकते हैं? 2-4 एग्जांपल अगर आप दे पाएं तो। आपकी रिसर्च आप किस बेस पे रिसर्च करना चाहते हैं। अच्छा। लेकिन आपने आगे जो एमएससी करनी होती है ना, एमएससी में आपका थीसिस वर्क होता है। थीसिस मैं एक समझता हूँ रिसर्च होती है। ठीक है, तो आपने ऐसे कोई इनको रिसर्च बतानी है कि जो, देखिए हम जो स्टूडेंट्स बैचलर्स के होते हैं ना, वो उठाते हैं वो प्रोजेक्ट जो पहले से हो चुके हुए हैं। ठीक है, क्योंकि हमें कोई गाइडलाइन नहीं होती। मगर जब बंदा एमएससी के लिए अप्लाई करता है ना, तो उसके पास एक गाइडलाइन होती है। उसके पास एक आगे लाइक मैं कहता हूँ कि एक रोड है जैसे कि, ठीक है, हमें पता है कि हमने इस तरफ जाना है और हमने ये काम करना है। एक सिंगल पॉइंट पे आपने रिसर्च करनी होती है। ठीक है, क्योंकि स्पेशलाइजेशन करनी होती है। स्पेशलाइजेशन अपनी ऐसी रखें कि आपको यूनिवर्सिटी देखें। अब जैसे कि मेरी सेपेंजिया यूनिवर्सिटी है और मैंने इलेक्ट्रिकल पावर में अप्लाई किया, जो टॉप यूनिवर्सिटी होगी ना आपकी इटली में। जी बिल्कुल, इलेक्ट्रिकल में अगर आप 2021 की रैंकिंग देखें तो इटली में फर्स्ट पे है इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ क्यों सिलेक्ट किया? मैंने इस यूनिवर्सिटी, मेरा कैटेनिया में भी हुआ था, मैंने छोड़ दिया। 28 नंबर यूनिवर्सिटी थी इटली में। ठीक है, बट मैंने स्पेंजिया को ही क्यों सिलेक्ट किया? उसकी वजह ये थी कि यहाँ का जो इनका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है ना, वो रिसर्च में बहुत आगे है। जो इनका, जो मेरा मेन मकसद था यहाँ आने के लिए, इनका जो रिन्यूएबल है, ये इटली में मैं आपको छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इटली में तकरीबन 40% जो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर रहे हैं, ये रिन्यूएबल से कर रहे हैं, जिन पे कोई एक्सपेंस ही नहीं है, और ये उसको 100 पे लेकर जाना चाह रहे हैं। ठीक है, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं यार, एक कंट्री है जिसमें लाइक अब इंडिया में और पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टफॉल्स कितने हैं? बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हमारे यहाँ तकरीबन लोड शेडिंग होती है 2-2 घंटे की, 3-3, अक्सर तो 6-6 घंटे की भी होती है गर्मियों में। ठीक है, तो क्योंकि मैं पाकिस्तान की बात करूँ, इंडिया का मुझे इतना ज्यादा नहीं, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, वो सेम ही, सब चीजें सेम ही है। ठीक है, तो अब
देखिए वो, और हम एक्सपेंस भी, हम बिजली का मतलब बिल भी इतना दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ हम अगर 2 महीने में मैं देखता हूँ आपके पास बिल आता है 20 यूरो आ जाता है, 30 यूरो आ जाता है, ठीक है, 2 महीने बाद। अगर पाकिस्तान में वही बिल आपको 7,000 8,000 मंथली आ रहा है, ठीक है। उसकी क्या वजह है? क्योंकि हम जो जनरेशन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इस डीजल से, मतलब एक हम फर्नेस जला के कर रहे हैं, हाँ। ठीक है। हमारे पास रिन्यूएबल्स बहुत कम है, हालांकि हम यूज नहीं कर रहे, हम्म। ठीक है। तो यूरोप में जितने भी कंट्रीज हैं, ये टोटल जो इनके इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, तकरीबन जो कोशिश करें कि रिन्यूएबल पे आ जाए और इनका एक्सपेंस ना हो उसमें, हाँ हाँ। ठीक है। दैट इज द गुड पॉइंट जो मुझे अच्छा लगा और मैंने सिलेक्ट किया इलेक्ट्रिकल पावर करने के लिए। ओके। और जो मेरी स्पेशलाइजेशन है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी इसमें रिन्यूएबल में ही करूंगा। हाँ हाँ हाँ। और इसका स्कोप तो फिर जर्मनी में भी बहुत है, डेनमार्क में भी बहुत है, जॉब के मैं पॉइंट। कहता हूँ, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक जॉब देखी थी बेल्जियम में। ओके। मेरे पास एक जॉब का ग्रुप है, कनाडा की तरफ से वो कंपनी डील करती है टोटल ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम्म। तो वो कंपनी का अक्सर मैंने जॉब देखी है, तो वो आई होती है सोलर पे। सोलर आपको पता ही है कि रिन्यूएबल है। हाँ हाँ। और ये कोशिश कर रहे हैं कि पूरे यूरोप में जो इनके रूफ है ना, वो सोलर पे कन्वर्ट हो जाए, उनके रूफ पे टोटल सोलर लगा दें, और जो इनकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो टोटल वहीं सोलर से जनरेट करें और नीचे यूज करें। ये पूरे टाउन में सोलर इंस्टॉलेशन आया हुआ था, पूरे टाउन के सोलर इंस्टॉलेशन करनी थी ऑन द रूफ। ओके। ये जो बेल्जियम में। जी बेल्जियम में। ओके। इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टिंग। बड़ा जबरदस्त स्कोप है रिन्यूएबल का, अगर आप यहाँ यूरोप में मूव करना चाहते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है कोई, तो मैं उसको सजेस्ट करूंगा कि वो रिन्यूएबल में बहुत ज्यादा एफर्ट करें और कोशिश करें कि रिन्यूएबल को ही आगे लेकर चलें। हाँ डेफिनेटली। क्योंकि इंडिया जो है ना, और चाहे मैं पाकिस्तान हूँ, चाहे मैं यूरोप में आया हूँ ना, मेरा दिल तो पाकिस्तान में होता है। और वैसे एक इंडियन के लिए अगर वो कहीं भी चला जाए ना, उसका दिल इंडिया में ही रहता है। हाँ ठीक है, बिल्कुल। तो इसलिए देखें, ये लाजमी नहीं कि अगर आप कुछ स्टडी करें तो आप यूरोपियन को ही देंगे। वो आप उसे अपने कंट्री में भी कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं अपने गवर्नमेंट के हेल्प से, या किसी भी तरह से आप उसको खुद भी इंस्टॉल कर सकते हैं। सो अच्छा है कि इंसान वो करे जो जिसका आगे स्कोप भी हो और कुछ कर भी सके। हाँ ताहिर, ये तो बात हुई एजुकेशन की कि रिन्यूएबल में करना चाहिए, अगर स्पेशली आप इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। जी जी बिल्कुल। अभी वीज़ा प्रोसेस का थोड़ा बताओ कि भाई वीज़ा प्रोसेस में कैसे, कितना डिफ़िकल्ट रहता है वहाँ पर, वो क्या मांगा था आपसे, और आपको वीज़ा इंटरव्यू में क्या पूछा था? क्योंकि एक मैंने वो भी देखा कि इटली में वो एक मिनट का शायद मोटिवेशनल वीडियो भी मांगते हैं, या ऐसा कुछ है? देखिए सर, मेरा जो वीज़ा इंटरव्यू हुआ था वो 2 मिनट का था। अच्छा। और कुछ स्टूडेंट्स वो थे जिनका वीज़ा इंटरव्यू 45 मिनट्स तक का भी गया। वो मेरे साथ कांटेक्ट में थे, मेरे फ्रेंड्स थे। और जिस फ्रेंड की मैंने अभी आपको बात की जिसका वीज़ा रिजेक्ट हुआ, उसका इंटरव्यू 4 मिनट्स का था। ओके। ठीक है, मेरे इंटरव्यू में उसने क्या पूछा कि 3 क्वेश्चन पूछे थे, 3 या आई थिंक 4 थे। फर्स्ट क्वेश्चन ये था मेरा नाम, उसके बाद मेरे फादर क्या करते हैं, स्पॉन्सर कौन है, मम्मा क्या करती हैं, और आप इटली क्यों जाना चाहते हो। बस ये 4 चीजें थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। और यार देखें, आपकी जो इंटरव्यू के बाद जो आपका वीजा डिपेंड करता है ना, वो आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता होता है। इंटरव्यू एक किस्म, मैं समझता हूँ कि इंटरव्यू जो आपसे वो लेते हैं ना, उसमें आप कोशिश करें कि आप खुद को डिफेंड कर दें। बस आपको इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आपने खुद को डिफेंड करना है। इंटरव्यूअर आपको किसी बात पे फंसाएगा, किसी भी बात पे, ठीक है। तो और वो ज्यादातर फंसाते हैं आपको अपने इस पे बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, तो क्या पूछेंगे बैंक स्टेटमेंट पे? बैंक स्टेटमेंट का पूछेंगे, आपके पास बैंक स्टेटमेंट, आपके पास पैसे कहाँ से आए, क्यों आए, कब आए, इकट्ठे आए हैं तो क्यों आए हैं, टोटल रीजन दें, परफेक्ट रीजन क्या है इसकी। और कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 10 दिन पहले पैसे रखवाए हैं और उनके वीजे लगे हैं। कुछ स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने 6-6 महीने पैसे पहले रखवाए हुए तो उनके वीजे नहीं लगे, क्योंकि वो प्रूफ नहीं दे सके। अच्छा, तो ये पैसा क्यों देखते हैं वो अकाउंट में कि भाई वहां पर जाके सस्टेन कर? वो इसलिए देखते हैं, देखें उनको नहीं पता कि हम स्कॉलरशिप पे जा रहे हैं विदाउट स्कॉलरशिप। अच्छा, ठीक है। और जहाँ तक मैंने सुना है, मुझे दोनों तरह के स्टूडेंट्स मिले हैं। कुछ स्टूडेंट्स वो मिले हैं जो कहते हैं हमने बताया कि हमारा स्कॉलरशिप है मगर वीजा रिजेक्ट कर दिया,
और कुछ स्टूडेंट्स वो हैं जो कह रहे थे कि हमने उन्हें बताया कि हमारा स्कॉलरशिप है, फिर उन्होंने वीजा एक्सेप्ट भी कर लिया, वीजे लगे भी हैं। अब ये मुझे नहीं पता कि उनके दिमाग में क्या था और क्यों वीजा उनका रिजेक्ट किया और क्यों किसको दिया है। ये मैं इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता, क्योंकि देखें दोनों तरह के स्टूडेंट्स आए और दोनों तरह के स्टूडेंट्स ने ही बात की है। तो अब ये इंटरव्यूअर पे डिपेंड करता है, मे बी उनके इंटरव्यू में कोई इशू हुआ होगा या कुछ और हो सकता है। कुछ ना कुछ यूजुअली इनकंसिस्टेंसी होती है ना, कि भाई लिखा कुछ है और आदमी ने बोल कुछ और दिया, तो फिर वो वहम पड़ने लग जाता है। बिल्कुल, ये भी हो सकता है, ऐसे ही है, ऐसे बिल्कुल हो सकता है। और जहाँ तक आपके स्कॉलरशिप की बात, अगर आपके पास स्कॉलरशिप है, आप बैंक स्टेटमेंट ना भी शो करें तो आपका वीजा लग जाता है। अच्छा, तो आपने शो किया था बैंक स्टेटमेंट या आपकी मैंने शो किया था, मैंने उन्हें ये नहीं बताया था कि मेरा कोई स्कॉलरशिप है। अच्छा, मैंने ना उन्होंने मुझसे पूछा और ना मैंने इसका बताया। ओके। और जिनके रिजेक्ट होते हैं, फिर ये भी बताया गया, ये भी सुनने में आता है कि इस्तोनिया वगैरह की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एक बार रिजेक्ट हो जाए वीज़ा, जैसे इटली का रिजेक्ट हो गया, तो और दूसरे देशों के थ्रू आने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। वैसा भी आपने कुछ सुना है या वो सब नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना, क्योंकि मैं अभी इतना इन चीज़ों से ज़्यादा वाकिफ भी नहीं हूँ। हाँ। क्योंकि मेरा सिर्फ इतना यहाँ पाकिस्तान से अप्लाई करने से लेकर इटली पहुंचने तक अब तक जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैं जानता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। नहीं, ताहिर वही बहुत यूज़फुल है, जो स्टूडेंट आना चाहता है उसको आपने इतना ही बता दिया कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। अभी थोड़ा वेट करना पड़ सकता है शायद कोरोना की वजह से। अच्छा, एक और बात मैं आपको यहाँ बताता चलूँ, जिनके साथ मैं रह रहा हूँ वो सारे यहाँ जॉब होल्डर्स हैं, मेरे साथ कोई भी स्टूडेंट नहीं है। ओके। तो जब मैं यहाँ आया ना, तो मैंने इनसे पूछा कि यार जॉब अपॉर्चुनिटी, वो कह रहे थे कि कोरोना से पहले इटली में जॉब अपॉर्चुनिटीज का ये हाल था कि इनको बंदे नहीं मिलते थे जॉब्स के लिए, इतनी जॉब्स थी इनके पास। ये सिर्फ काम सारा रुका हुआ है ना, सिर्फ पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से रुका हुआ है। ये सिचुएशन ठीक हो जाए उसके बाद आप देखिएगा कि पूरे यूरोप में फिर से वही जैसे पहले नॉर्मल हालात थे, अगर वो हो जाते हैं ना तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। स्पेशली इंजीनियर्स के लिए भी, जैसे आपके जो फ्लैटमेट्स हैं वो टिपिकली इंजीनियर्स होंगे ना? ये सारे रेस्टोरेंट्स में जॉब करते हैं, क्योंकि रोम रेस्टोरेंट्स में टॉप पे है। अच्छा। रोम में आपको इंडस्ट्री एरिया बहुत कम मिलेगा, यहाँ रेस्टोरेंट्स बहुत मिलेंगे, क्योंकि रोम में ज्यादातर आता है टूरिस्ट है। हाँ। और टिपिकली इंजीनियर्स के लिए क्या इनकम होती है? जैसे कोई स्टूडेंट निकला मास्टर्स करके तो 30,000 50 सैलरी और 1200 यूरोस है, और मैक्स आप जाएं तो 3600 तक। 6,000 तक नहीं, 3600 महीने की बता रहे। ठीक है, बढ़िया यार ताहिर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी है। और कोई बात नहीं भाईजान, इंशाल्लाह फिर भी अगर किसी को भी किसी किस्म की मुझसे इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मैं हाजिर हूँ उसके लिए। आप किसी भी वक्त मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। उसका बहुत बहुत शुक्रिया है, थैंक यू है। और बाकी जैसे अभी आप भी आगे जॉब वगैरह का प्लान कर रहे हो, तो मैंने भी जर्मनी में, जैसे आपको पता है, सीमेंस में बड़ी कंपनियों में काम किया है, तो आपको कुछ गाइडेंस वगैरह चाहिए तो आई एम ऑलवेज देयर लाइक योर एल्डर ब्रदर। तो कुछ इंशाल्लाह भाईजान, इंशाल्लाह जैसे ही मुझे कोई किसी किस्म की हेल्प चाहिए होगी तो मैं इंशाल्लाह आपसे लाजमी कांटेक्ट करूंगा। बिल्कुल ठीक है ताहिर, ऑल द बेस्ट। याद रखिएगा हमें। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ हमारे लिए दुआ लाजमी कर दिया करें आप। बिल्कुल, आपके लिए पूरी दुआ है, आपका अच्छा होगा, आगे करियर बढ़िया बनेगा, तो ऑल द बेस्ट इंशाल्लाह। चलो ठीक है ताहिर, फिर ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय।